Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am नीरज कुमार कैथल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विटनेसिंग अ कार्डियक अरेस्ट व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू वुड डू? अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जिसे कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो इस सिचुएशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे? चेक फॉर विक्टिम्स रिस्पॉन्स, चेक फॉर पल्स, चेक फॉर ब्रीथिंग, चेक फॉर सीन सेफ्टी। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। सबसे पहले हम सीन सेफ्टी को एश्योर करेंगे। जब भी हमें कोई पर्सन इस बेहोश हालत में मिलता है तो सबसे पहले हम सीन सेफ्टी के लिए ध्यान देते हैं। सीन सेफ्टी का मतलब है कि जिस जगह पर पेशेंट मौजूद है उसे वहां से किसी सेफ जगह पर पहुंचाया जाए। अगर मान लीजिए पर्सन रोड पर गिरा हुआ है तो उसे रोड से उठाकर साइड में लेकर जाना होगा, सेफ प्लेस पर लेकर जाना होगा। अगर किसी क्लाइंट को करंट लग गया है तो करंट वाले सोर्स से उसे दूर लेकर जाना होगा। तो ये हमारे लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि सीन सेफ्टी को क्रिएट किया जाएगा। अब पेशेंट को आप सेफ प्लेस पर लेकर गए हैं, इसके बाद हम पेशेंट को चेक करेंगे कि क्या वो होश में है या नहीं। हम पेशेंट को तेजी से उसके शोल्डर्स पर टैप करते हुए पूछेंगे, कौन हो आप, कैसे हो आप, ठीक हो? तो इस तरह से हम उस पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करेंगे कि क्या वो कॉन्शियस है, रिस्पॉन्सिव है या नहीं। इस असेसमेंट के बाद हम क्लाइंट के अंदर ब्रीथिंग पैटर्न को चेक करेंगे। क्लाइंट के अंदर ब्रीथिंग पैटर्न को चेक किया जाएगा कि क्या क्लाइंट की सांसें चल रही हैं, और अगर ब्रीथिंग नहीं है, सांसें नहीं चल रही हैं, और उसके बाद हम पल्स चेक करेंगे, और अगर पल्स भी नहीं चल रही है तो इस सिचुएशन में हम तुरंत सीपीआर शुरू कर देंगे, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन प्रोसेस शुरू कर देंगे। इन सभी में से कौन सा पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन एनीमिया कॉज कर सकता है? कौन सा पैरासाइट इन्फेक्शन एनीमिया कॉज कर सकता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, जो हुकवॉर्म से हुआ इन्फेक्शन है उसके द्वारा एनीमिया हो सकता है। आइए अब जान लेते हैं पूरे हुकवॉर्म के इन्फेस्टेशन प्रोसेस के बारे में। हुकवॉर्म अपने अंडों को सॉइल में छुपा देता है। हुकवॉर्म जो है अपने एग्स को सॉइल के अंदर जाकर छुपा देता है, और सॉइल के अंदर ही ये जो एग हैं इनसे लार्वा का निर्माण हो जाता है, मैच्योर लार्वा बन जाते हैं। अब जो लोग नंगे पांव काम करते हैं उनके बॉडी में, उनके फुट पर ये लार्वा चिपक जाता है, और फिर ये लार्वा स्किन को पेनिट्रेट करता हुआ पर्सन की बॉडी में एंट्री ले लेता है, वीनस सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। वीनस सर्कुलेशन में ब्लड के साथ ट्रेवल करते हुए ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक पहुंच जाता है, और फिर जीआईटी में पहुंचने के बाद ये वहां की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे अटैच हो जाता है, और वहां पर ये
जो इन पैरासाइट्स हैं ब्लड फीडिंग शुरू कर देते हैं। जीआईटी सिस्टम में म्यूकस मेम्ब्रेन पर पहुंचने के बाद वहीं पर ये अटैच हो जाते हैं और होस्ट का ब्लड फीड करना शुरू कर देते हैं, खून चूसना शुरू कर देते हैं, और इसी के कारण ये कहा जाता है कि हुकवॉर्म का जो इन्फेक्शन है वो एनीमिया कंडीशन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेथार्जिक पेशेंट है जिसे फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक हो रहा है। इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप इस क्लाइंट को किस प्रोसेस के लिए तैयार करेंगे? ब्लड कल्चर के लिए, लंबर पंक्चर के लिए, सीटी स्कैन के लिए, या अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन के लिए? यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी, लंबर पंक्चर। अगर किसी क्लाइंट को फीवर है, लेथार्जी यानी थकावट महसूस करता है, वॉमिटिंग हो रही है और हेडेक है, तो ये सभी सिचुएशन कहीं ना कहीं मेनिंजाइटिस कंडीशन के होने को बताती हैं। कहीं ना कहीं मेनिंजाइटिस कंडीशन के होने को बताती हैं, और मेनिंजाइटिस कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए हमें सीएसएफ का एग्जामिनेशन करना होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन करना होता है, और इसे कल इसके सैंपल को लेने के लिए लंबर पंक्चर प्रोसीजर करवाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मेनिंजाइटिस कंडीशन में लंबर पंक्चर करवाना आवश्यक है। मेनिंजाइटिस कंडीशन बेसिकली हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली मेनिंजियल लेयर्स के अंदर इन्फेक्शन के कारण आई हुई इन्फ्लामेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which nursing diagnosis is most appropriate for the patient with chronic venous insufficiency? अगर किसी क्लाइंट में क्रॉनिक वीनस इनसफिशियंसी है तो इसके लिए सबसे एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, एक्टिविटी इंटॉलरेंस। ऑप्शन बी, बॉडी इमेज डिस्टर्ब। ऑप्शन सी, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। ऑप्शन डी, स्किन इंटीग्रिटी इंपेयर्ड। वीनस सिस्टम, वीनस सिस्टम का मतलब है हमारी बॉडी में वेन्स का सिस्टम, और हम इस बात को जानते हैं कि जो वीनस सिस्टम है वो बॉडी ऑर्गन्स से ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाता है। बॉडी ऑर्गन्स से ब्लड को हार्ट की तरफ वापस लेकर जाने वाला सिस्टम है वीनस सिस्टम, या हम यूं कहें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये सिस्टम कैरी करता है। अगर किसी क्लाइंट में वेन्स सही तरीके से काम नहीं करें तो बॉडी के डिस्टल एरियाज में, स्पेशली लेग के अंदर, पैरों के अंदर एडिमा डेवलप हो जाएगा। अगर किसी क्लाइंट के अंदर जो वेन्स हैं ब्लड को वापस हार्ट की तरफ ना ले जा पाए तो ब्लड जो है लगातार पैरों में रुकने लगेगा, और इसके कारण पेशेंट के लोअर बॉडी में, स्पेशली लेग वाले एरिया में, फुट वाले एरिया में एडिमा देखने को मिलेगी। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस सिचुएशन में कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाएगा? अगर आपने ऑप्शन बी को सेलेक्ट करना चाहा है तो ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन ए यहां पर संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी भी सही नहीं है,
ऑप्शन डी को हम सही मानेंगे। अगर हमारे बॉडी में किसी जगह पर लगातार एडिमा रहती है, सूजन रहती है, तो उस जगह की स्किन के ब्रेकडाउन होने के चांस रहते हैं। स्किन के ब्रेकडाउन होने के चांसेस रहते हैं। स्किन फट सकती है और स्किन के फटने के कारण इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी क्लाइंट के लेग वाले पार्ट में एडिमा है तो हम उसकी स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन करें, और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following chemotherapeutic agent will lead to development of renal stone? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी कीमोथेराप्यूटिक मेडिसिन रीनल स्टोन कॉज कर सकती है। मैथोट्रेक्सेट, फ्लोरोयूरेसिल, विनक्रिस्टीन या क्लोरेम्ब्यूसिल। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लोरेम्ब्यूसिल जो मेडिसिन है वो रीनल स्टोन कॉज कर सकती है। जब हम किसी क्लाइंट को कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स देते हैं तो ये सेल को जाकर रैपिडली डिस्ट्रॉय करती हैं। दे डिस्ट्रॉय द सेल्स, और सेल के डिस्ट्रॉय होने के बाद यहाँ से लगातार यूरिक एसिड बनता रहता है। जब बॉडी की सेल्स जब तेजी से डिस्ट्रॉय होती हैं, टूटती हैं, तो इन सेल्स के टूटने के कारण लगातार यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ता रहता है, इन सेल से निकलता रहता है, और ये बढ़ा हुआ जो यूरिक एसिड का लेवल है ये किडनी या अदर पार्ट्स में जाकर स्टोन बना देता है, पथरी बना देता है। तो हम कह सकते हैं क्लोरेम्ब्यूसिल नामक जो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है ये सेल्स को डैमेज करता है, और इस सेल्स के रैपिड डिस्ट्रक्शन के कारण यूरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। हमारी बॉडी इसे पर्याप्त मात्रा के अनुसार निकाल नहीं पाती और स्टोन फॉर्मेशन होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा 5 यूरेसिल जो मेडिसिन है वो फोटो सेंसिटिव रिएक्शन कॉज कर सकती है। इसे भी चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा। 5 फ्लूरो यूरेसिल ये मेडिसिन जो है फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन कर सकती है। दिस कैन कॉज फोटो सेंसिटिव रिएक्शन। इसके अलावा डॉक्सोरूबिसिन नाम की मेडिसिन है जो कि कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। नोट कीजिएगा, डॉक्सोरूबिसिन ये मेडिसिन कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। कार्डियोटॉक्सिसिटी। एक और इंपॉर्टेंट ड्रग है साइक्लोफॉस्फेमाइड। साइक्लोफॉस्फेमाइड ड्रग जो है हेमरेज कॉज कर सकती है, ब्लीडिंग कॉज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is evaluated in urine in order to diagnose the multiple myeloma? अगर किसी क्लाइंट में आपको मल्टीपल माइलोमा है या नहीं इस चीज को आइडेंटिफाई करना हो तो आप यूरिन में किस सब्सटेंस की प्रेजेंस को चेक करेंगे। ऑप्शन ए कीटोन बॉडीज, बेन जॉनसन प्रोटीन, वेनाइल मैंडेलिक एसिड या फिर बाइल साल्ट्स। 1 बाय 1 सभी ऑप्शंस की बात करते हैं।
अगर किसी क्लाइंट के अंदर यूरिन में आप कीटोन बॉडीज हैं या नहीं, इस चीज को जांचते हैं, तो ऐसा करके आप डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा वेनाइल मैंडेलिक एसिड अगर आप यूरिन में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो इसके द्वारा आप फियोक्रोमोसाइटोमा है या नहीं इसे आइडेंटिफाई करते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा। और अगर वैन जॉन्स प्रोटीन को आप यूरिन में है या नहीं इसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ऐसा करके आप मल्टीपल माइलोमा कंडीशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज कैरिंग अ क्लाइंट आफ्टर लैरिंजेक्टोमी। किसी क्लाइंट में लैरिंजेक्टोमी प्रोसीजर हुआ है, यानी कि इस क्लाइंट के स्वर यंत्र को, वॉइस बॉक्स को, लैरिंग्स को काट कर निकाल दिया गया है। लैरिंजेक्टोमी का मतलब है रिमूव्ड लैरिंग्स। The client is angious with a respiratory rate of 32 and oxygen saturation 88। लैरिंजेक्टोमी प्रोसीजर होने के बाद आपका क्लाइंट जो है एंजियस दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा परेशान, घबराया हुआ दिखाई दे रहा है। और इस क्लाइंट की जो रेस्पिरेशन रेट है 32 ब्रीथ्स पर मिनट हो चुकी है, जो कि नॉर्मल से काफी ज्यादा है। और इस क्लाइंट के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन भी कम हो गया है, जो कि अभी 88 है। इस सिचुएशन में आप एज अ नर्स सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन वन, सक्शन द क्लाइंट। आप इस क्लाइंट के सिक्रीशंस को शक करके बाहर निकाल देंगे, या फिर इस क्लाइंट में ऑक्सीजन की फ्लो रेट बढ़ा देंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन को एक बार दोबारा चेक करेंगे। गौर कीजिएगा, यहां पर सभी एक्शंस लेने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे ये आपको बताना है। व्हाट विल बी योर फर्स्ट एक्शन? जब भी किसी क्लाइंट के अंदर लैरिंजेक्टोमी की जाती है, तो लैरिंजेक्टोमी के बाद में ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाई जाती है। लैरिंजेक्टोमी प्रोसीजर करने के बाद क्लाइंट के अंदर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाई जाती है। और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाए हुए पेशेंट में यदि सिक्रीशंस बहुत ज्यादा आ जाएं, नॉर्मल से ज्यादा सिक्रीशन हो, सिक्रीशंस अगर बहुत ज्यादा हो, इंक्रीज सिक्रीशन हो, तो इसके कारण पेशेंट में एंजाइटी हो सकती है, पेशेंट में रेस्पिरेशन रेट बढ़ सकती है, और पेशेंट में सिक्रीशंस के कारण प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता और बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, यानी सैचुरेशन कम होने लगता है। तो इस सिचुएशन में हमें बॉडी से इन सिक्रीशंस को हटाना होगा, और सिक्रीशंस को हटाने के लिए सबसे पहले हमें क्लाइंट में सक्शन करना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्लाइंट में सबसे पहले आप जाकर सिक्रीशन करेंगे। सिक्रीशन करने के बाद भी अगर पेशेंट को आराम नहीं मिलता है, तो फिर आप जाकर फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे, डॉक्टर को इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब यूजुअली रेफर्स टू। आपको बताना है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब अलग अलग साइजेस की आती हैं, उन पर ये जो साइज मेंशन रहता है, एग्जैक्टली ये साइज किसका होता है ये आपको बताना है। ये ट्यूब का एक्सटर्नल डायमीटर होता है एमएम के अंदर, या फिर ट्यूब का एक्सटर्नल डायमीटर होता है सेंटीमीटर के अंदर, ट्यूब का इंटरनल डायमीटर होता है सेंटीमीटर के अंदर, या फिर इंटरनल डायमीटर होता है एमएम के अंदर। जब भी किसी गोलाकार चीज की बात की जाती है, तो उसकी दो सरफेसेस होती हैं। इसका जो अंदर वाला ये भाग है, ये इंटरनल डायमीटर है। डायमीटर डायमीटर का आप हिंदी में मतलब समझें तो इसे आप व्यास कहते हैं। यानी कि
किसी भी इक्विपमेंट के अंदर की कुल चौड़ाई जो है वो डायमीटर कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो जब भी आप ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब का साइज आपसे बताया जाता है, जैसे कि मान लीजिए अडल्ट के अंदर हम नॉर्मली एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है 8 नंबर की यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो 8 है वो एग्जैक्टली क्या है, एक्सटर्नल डायमीटर है, बाहर वाला डायमीटर है ये वाला, या इंटरनल डायमीटर है ये वाला, ये आपको बताना है। यस, आप सभी बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन 4 यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। एंडोट्रेकियल ट्यूब का जो साइज होता है वो इंटरनल डायमीटर को बताता है, इंटरनल डायमीटर को बताता है, और ये हमेशा एमएम में होता है। याद रखिएगा, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 एमएम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is planning to provide discharge teaching to the family of a client with AIDS. Which statement should the nurse include in the teaching plan? आप किसी एड्स से सफरिंग व्यक्ति की फैमिली को डिस्चार्ज के समय टीचिंग दे रहे हैं। एज अ नर्स इस पेशेंट की फैमिली को टीचिंग देते समय इन चारों ऑप्शंस में से किस पॉइंट को आप उन्हें बताना जरूरी समझेंगे? ऑप्शन 1, वॉश यूज्ड डिशेस इन हॉट एंड सोपी वाटर। आप इस एड्स पेशेंट के द्वारा यूज किए गए बर्तनों को सोप और वाटर से क्लीन करेंगे। ऑप्शन बी, let dishes soak in hot water for 24 hours before washing। आप एड्स पेशेंट ने जिन बर्तनों में खाना खाया है उसे कम से कम 24 घंटे तक गर्म पानी के अंदर भिगोकर डुबोकर रखेंगे। ऑप्शन 3, यू शुड बॉईल द क्लाइंट्स डिशेज फॉर 30 मिनट्स आफ्टर यूज। पेशेंट के खाना खाने के बाद उसके डिशेज या उसके बर्तनों को कम से कम 30 मिनट तक आपको उबालना चाहिए। ऑप्शन 4, हैव द क्लाइंट ईट फ्रॉम पेपर प्लेट सो दे कैन बी डिस्कार्डेड। आप इस एड्स पेशेंट को हमेशा खाना डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स में देंगे ताकि उन्हें खाने के बाद डिस्पोज या डिस्कार्ड कर दिया जा सके। एड्स पेशेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के द्वारा एड्स डिजीज होता है। एड्स डिजीज होने पर हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं और पर्सन की डेथ हो जाती है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 यहां पर सही जवाब माना जाएगा, बिकॉज आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर किसी एड्स पेशेंट के द्वारा यूज किए हुए बर्तनों में दूसरा कोई व्यक्ति खाना खा ले तो इससे एड्स नहीं फैलता। किसी एचआईवी पर्सन ने किसी डिश के अंदर, किसी प्लेट के अंदर खाना खाया और इस प्लेट को आपने धोकर इसी प्लेट में दूसरे क्लाइंट को फूड सर्व कर दिया तो इससे एड्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा। इसलिए इस पेशेंट के द्वारा यूज किए गए बर्तनों को जैसे आप दूसरे बर्तनों को नॉर्मल गर्म पानी और साबुन से साफ करते हैं उसी प्रकार से धो सकते हैं। इन्हें 24 घंटे तक भिगोकर रखने की आवश्यकता नहीं है, 30 मिनट तक उबालने की आवश्यकता नहीं है, और डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करना भी आवश्यक नहीं है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the increase in basal body temperature after ovulation is due to। किसी वुमेन में ओव्यूलेशन होने के बाद मैच्योर ओवन के ग्राफिन फॉलिकल से निकलने के बाद बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, इसका क्या रीजन है? एस्ट्रोजन के कारण ऐसा होता है, प्रोजेस्ट्रॉन के कारण ऐसा होता है,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण ऐसा होता है या फिर गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन के कारण ऐसा होता है? याद रखिएगा, ओव्यूलेशन होने के बाद, आफ्टर ओव्यूलेशन 0.3 टू 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और इस टेम्परेचर इंक्रीज का कारण जो है वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ड्यू टू रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अगर ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का नॉर्मली जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है और इसी प्रोजेस्टेरोन के कारण बॉडी टेम्परेचर में भी इंक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ब्लड लॉस इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना ब्लड लॉस देखने को मिलता है? पुट योर आंसर्स इनटू द कमेंट सेक्शन। देखिएगा, अगर ओवरऑल बात की जाए तो 20 से 80 ml ब्लड लॉस देखने को मिलता है। अब यहां पर आपसे एवरेज ब्लड लॉस पूछा जा रहा है, तो इसके अनुसार आप अपना आंसर पुट कर सकते हैं। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। इन ऑप्शंस के अनुसार 50 से 100 ml बिल्कुल सही आंसर है। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है तो आप बताएंगे 30 टू 40 ml, और टोटल ब्लड लॉस कितना होता है तो 20 से 80 ml। और यदि मोस्ट ऑफ द वुमेन में देखा जाए तो 10 में से 9 वुमेन के अंदर 80 ml ब्लड लॉस देखा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग फेज के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following disease are preventable through immunization except। इन सभी में से कौन सा डिजीज इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता? मम्स, मीजल्स, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा। आपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा है। इम्यूनाइजेशन के अंदर मम्स के लिए इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन अवेलेबल है, मीजल्स के लिए अवेलेबल है, डिप्थीरिया के लिए अवेलेबल है, लेकिन इन्फ्लुएंजा के लिए आपने जनरली ज़्यादातर जो वैक्सीन है उसके बारे में नहीं सुना होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। होता क्या है, इन्फ्लुएंजा हर साल अपना रूप बदल कर आता है, यानी कि इन्फ्लुएंजा हर साल इन्फ्लुएंजा का जो कॉज है वो अपने रूप को बदल कर आता है। जैसे कि कोरोना वायरस अपने रूप को लगातार बदल रहा है, उसी प्रकार से हर बार हर साल इन्फ्लुएंजा अपने रूप को बदल कर आता है और हर साल नए इन्फ्लुएंजा के लिए न्यू वैक्सीन तैयार की जाती है। न्यू वैक्सीन एवरी ईयर। इसीलिए कहा जाता है कि हम इन्फ्लुएंजा को वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट नहीं कर सकते। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनएविटेबल अबॉर्शन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम थ्रेटन्ड अबॉर्शन। हमने दोनों ही प्रकार के अबॉर्शंस को पहले डिस्कस किया है। इनएविटेबल अबॉर्शन वह अबॉर्शन है जिसमें प्रेगनेंसी को अब आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, जबकि थ्रेटन्ड अबॉर्शन अबॉर्शन का वह टाइप है जिसमें प्रेगनेंसी को मैनेजमेंट के बाद आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। तो आपको इन दोनों के अंदर दोनों एबॉर्शन टाइप को यदि अलग करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, दोनों में अंतर बताना हो, तो आप किस पैरामीटर को यूज करेंगे? ऑप्शन 1 डायलेटेशन ऑफ सर्वाइकल कैनाल, ऑप्शन 2 रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ऑप्शन 3 ब्लीडिंग, ऑप्शन 4 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। यहां पर ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है। इनएविटेबल अबॉर्शन के अंदर सर्वाइकल कैनाल डायलेट हो जाती है, सर्विक्स डायलेटेड रहता है, जबकि थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर सर्वाइकल डायलेशन नहीं देखने को मिलता, और इसी के बिहाफ पर हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the greater danger of giving morphine sulfate during the labor is that the drug प्रेग्नेंट वुमेन में लेबर के दौरान, डिलीवरी के दौरान मॉर्फिन सल्फेट ज्यादातर क्यों नहीं दिया जाता? क्या रिस्क इससे एसोसिएटेड है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 ये मदर के ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, ऑप्शन 2 ये बच्चे के रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर सकता है, ये ब्लीडिंग को बढ़ा सकता है, ब्लीडिंग टाइम को बढ़ा सकता है, या फिर ये मदर के ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर सकता है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपसे बताया था कि जब किसी क्वेश्चन के अंदर दो ऑपोजिट ऑप्शंस हों तो आंसर उन्हीं में से होता है। ऐसा मैंने 90% केसेस में कहा था, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। 10% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ये फॉर्मूला काम नहीं करता। उसी का एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है। याद रखिएगा, मॉर्फिन सल्फेट देने के बाद ना तो मदर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ना ही मॉर्फिन सल्फेट देने के बाद मदर का ब्लड प्रेशर घटता है। तो हमने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है। और अब हम बात करते हैं कि मॉर्फिन सल्फेट जो कि एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, इसके द्वारा जो ब्लीडिंग टाइम है उस पर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो फाइनली हमारे पास ऑप्शन बचता है सेकंड, और यही बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम किसी पर्सन को मॉर्फिन देते हैं तो इस मॉर्फिन के कारण पर्सन का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में लोकेटेड रहता है, वो डिप्रेस हो जाता है। रेस्पिरेशन सेंटर जो है डिप्रेस हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, और इसके कारण पर्सन का रेस्पिरेशन भी नहीं हो पाता, पर्सन सांस नहीं ले पाता और उसके डेथ होने की संभावना रहती है। इसलिए हम डिलीवरी के दौरान मॉर्फिन सल्फेट अवॉइड करते हैं। और वैसे भी किसी पर्सन, अडल्ट या चाइल्ड को जब मॉर्फिन दिया जाता है तो उसके अंदर आपको रेस्पिरेशन रेट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन acute myocardial infarction which enzyme is raised first? अगर किसी क्लाइंट को हार्ट अटैक आता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है, तो कौन सा एंजाइम सबसे पहले बढ़ेगा? सीपीके एमबी, एसजीपीटी एसजीओटी, ट्रोपोनिन टी। इस क्वेश्चन के अंदर जो एसजीपीटी और एसजीओटी बताए गए हैं, ये दोनों ही लीवर एंजाइम्स हैं। ये दोनों ही लीवर एंजाइम्स हैं और लीवर सेल के डिस्ट्रक्शन के बाद बढ़ते हैं। ये दोनों ही लीवर एंजाइम्स हैं और ये
लीवर सेल डैमेज के बाद में इनका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर, इस कंडीशन के होने पर एसजीपीटी और एसजीओटी दोनों का लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। अब आपको सीपीके एमबी और ट्रोपोनिन टी में से आंसर को सिलेक्ट करना है। ट्रोपोनिन टी की भी बात कर लेते हैं। ट्रोपोनिन बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि दो प्रकार का होता है, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन आई जो है ये हार्ट की मसल्स में पाया जाता है, जबकि ट्रोपोनिन टी जो है हार्ट और स्केलेटल मसल दोनों में पाया जाता है। ट्रोपोनिन टी जो है हार्ट और स्केलेटल दोनों ही मसल्स में पाया जाता है। अगर असेसमेंट के दौरान यदि किसी क्लाइंट के अंदर ट्रोपोनिन आई का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है तो इसका मतलब हम ये श्योर कह सकते हैं कि इस क्लाइंट की जो हार्ट सेल्स हैं, हार्ट मसल्स हैं, मायोकार्डियम है, उनके अंदर डैमेज हुआ है और क्लाइंट को हार्ट अटैक या एमआई कंडीशन श्योर आई है। मोस्ट स्पेसिफिक है ये, इसे आप लिख लीजिएगा, मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर कहा जाता है इसे। और अगर ट्रोपोनिन टी का लेवल बढ़ता है तो इसमें हम ये समझते हैं कि हो सकता है कि क्लाइंट की हार्ट मसल्स को डैमेज हुआ हो या हार्ट के अलावा बॉडी की और भी कोई मसल्स डैमेज हुई हो जिसके कारण इसका लेवल बढ़ा है। तो ट्रोपोनिन टी को आप इतना स्पेसिफिक नहीं मानते जितना कि आई को मानते हैं। इस क्वेश्चन का यदि सही जवाब देखा जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए सीपीके एमबी इज द करेक्ट आंसर। आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे ही क्लाइंट को हार्ट अटैक आया, जैसे ही क्लाइंट में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हार्ट अटैक आया, इस हार्ट अटैक के आने के 1 घंटे बाद ही इसका जो लेवल है वो बढ़ने लग जाता है। 1 घंटे बाद ही लेवल बढ़ने लग जाता है और 1 घंटे बाद इसका जो लेवल है कम से कम 10 से 25 गुना तक बढ़ सकता है। 10 to 25 टाइम्स इसका लेवल इंक्रीज मिल सकता है और अगले 2 से 4 दिन में इसका लेवल नॉर्मल भी हो जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे ही पर्सन को हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक होने के 1 घंटे बाद यदि आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर सीपीके एमबी का लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा और ये लगभग नॉर्मल मात्रा से 10 से 25 गुना ज्यादा तक बढ़ सकता है और अगले 2 से 4 दिन में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ब्लड से डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्डी वाइट डिस्चार्ज ड्यूरिंग पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन इंडिकेट्स। अगर किसी वुमेन में आप स्पेक्युलम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, वेजाइना का स्पेक्युलम एग्जामिनेशन कर रहे हैं और एग्जामिनेशन के दौरान वहां से कर्डी वाइट डिस्चार्ज निकलता है, दही की तरह सफेद गाढ़ा तरल निकलता है, तो ये कंडीशन किस इन्फेक्शन या किस कंडीशन को बताती है? ऑप्शन ए ट्राइकोमोनियासिस, ऑप्शन बी कैंडिडियासिस, ऑप्शन सी बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ऑप्शन डी सर्वेसाइटिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यस, एग्जैक्टली, आप सभी बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। कैंडिडियासिस वह कंडीशन है जिसमें कर्डी वाइट डिस्चार्ज वेजाइना के थ्रू निकलता है। आइए अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडिडियासिस को आप मोनीलियासिस के नाम से भी जानते हैं। कैंडिडियासिस जो कि कर्डी वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना है, इसे आप मोनीलियासिस के नाम से भी जानते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन है जो कि यीस्ट के जीनस कैंडिडा के द्वारा होता है। कैंडिडिया मोनेलियासिस बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि यीस्ट के द्वारा होता है। और अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन स्पीसीज कौन सी है जो कि कैंडिडा डिजीज या कैंडिडियासिस डिजीज कॉज करती है, तो आप बताएंगे कैंडिडा ऑल्बिकेंस। कैंडिडा ऑल्बिकेंस इज अ मोस्ट कॉमन स्पीसीज दैट कॉजेज कैंडिडियासिस डिजीज कंडीशन। इसके अलावा यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट टाइप के कैंडिडियासिस कंडीशंस हो सकती हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछी भी गई हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है उसे आप ओरल थ्रश के नाम से या थ्रश ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये फंगल इन्फेक्शन माउथ और थ्रोट को इन्फेक्ट करता है। सेकेंड टाइप आता है यीस्ट इन्फेक्शन जो कि बेसिकली वेजाइना को इन्फेक्ट करता है और इसे इसीलिए वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस के नाम से भी जानते हैं। थर्ड हम बात करते हैं इन्वेजिव कैंडिडियासिस। ये बेसिकली बॉडी को पेनिट्रेट करके ब्लड तक पहुंच जाता है, ब्लड को यहाँ पर इन्फेक्ट कर देता है। इस इज कॉल्ड इन्वेजिव कैंडिडियासिस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse planned to instruct the postpartum client about methods to prevent breast engorgement. किसी वुमेन को डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट को किस प्रकार से नहीं होने देना है, इस बारे में सिखाया जा रहा है। Which of the following measures would the nurse include in the teaching plan? इन चारों ऑप्शंस में से किस टीचिंग प्लान को ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट से रिलेटेड टीचिंग में इंक्लूड किया जाना चाहिए? कौन सा मेथड अपनाकर हम ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट होने से रोक सकते हैं, ये आपको सिंपली बताना है। ऑप्शन 1 कहता है फीडिंग द नियोनेट एट मैक्सिमम ऑफ 5 मिनट्स पर साइड ऑन द फर्स्ट डे। हमें बच्चे को जन्म के पहले दिन हर ब्रेस्ट से मैक्सिमम 5 मिनट्स तक ही ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। ऑप्शन 2 वियरिंग अ सपोर्टिव ब्रेसरी विथ निपल शील्ड। वुमेन को सपोर्टिव ब्रेसरीज पहनानी चाहिए जिनमें निपल शील्ड्स मौजूद हो। ऑप्शन 3 ब्रेस्ट फीडिंग द नियोनेट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। बच्चे को लगातार कुछ कुछ समय के अंतराल से ब्रेस्ट फीडिंग करवाते रहना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी डिक्रीजिंग फ्लूइड इनटेक फॉर फर्स्ट 24 आवर्स टू 48 आवर्स। हम इस बच्चे में फ्लूइड इनटेक को पहले 24 से 48 घंटे तक घटा देंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। यहां पर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। अगर आप न्यूबॉर्न बेबी को हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो ब्रेस्ट से मिल्क निकलता रहेगा और ब्रेस्ट के अंदर एबनॉर्मल मिल्क का कलेक्शन नहीं होगा। ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट का मतलब सिंपली है कि ब्रेस्ट में एक्सेसिव मिल्क का रुकना या पड़े रहना, जिसके कारण ब्रेस्ट का साइज काफी बढ़ जाता है और वुमेन को डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। अगर आप बच्चे को हर 2 घंटे में एक बार प्रॉपर ब्रेस्ट फीड करवाते हैं या बच्चा जब भी क्राई करता है, रोता है, उसे ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, तो ऐसा करने से ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम होती है। वैसे भी डिलीवरी के बाद हम इस तरह से कुछ मैनेज करते हैं कि मदर और बेबी दोनों एक साथ एक ही जगह पर रहें। मदर और बेबी दोनों एक साथ एक ही जगह पर रहेंगे तो जैसे ही बच्चा क्राई करेगा
मदर तुरंत उसे ब्रेस्ट फीड करवा देगी और जिससे ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट होने की संभावना खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pregnant client is diagnosed with partial placenta previa। एक प्रेग्नेंट क्लाइंट में पार्शियल प्लेसेंटा प्रेविया आइडेंटिफाई किया गया है। इस वुमेन को इस कंडीशन के बारे में समझाया जा रहा है और साथ ही ये भी बताया जाता है कि इस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट सबसे सही होता है। आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि प्लेसेंटा प्रीविया के ट्रीटमेंट में अक्सर इस्तेमाल किया जाता हो। ऑप्शन वन, एक्टिविटी लिमिटेड टू बेड रेस्ट। हम पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए कहते हैं। पेशेंट में ऑप्शन बी प्लेटलेट इन्फ्यूजन करवाई जाती है। ऑप्शन थ्री, इमीडिएट सिजेरियन डिलीवरी करवा दी जाती है या फिर ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप स्टार्ट करके लेबर की शुरुआत करवाई जाती है। प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन होने पर कौन सा ऑप्शन एज अ ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहली बात, प्लेसेंटा प्रीविया है क्या? प्लेसेंटा प्रीविया वह कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल जगह पर इम्प्लांट ना होकर किसी एबनॉर्मल जगह पर इम्प्लांट हो जाए। प्लेसेंटा जिस जगह पर वास्तविक रूप से इम्प्लांट होना चाहिए था, अगर उस जगह पर इम्प्लांट ना होकर किसी ऐसी जगह पर इम्प्लांट हो जाए जिससे कि सर्वाइकल ओपनिंग, बच्चे की डिलीवरी प्रभावित हो, रुक जाए, तो ये कंडीशन प्लेसेंटा प्रीविया कहलाती है। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन होने पर पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इस पॉइंट को प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। याद रखिएगा, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग इज सीन इन द प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन। अब प्लेसेंटा प्रीविया होने पर हम कभी भी ऑक्सीटॉक्सिन देकर नॉर्मली लेबर को इंड्यूस नहीं करते, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया के कारण जो वेजाइनल ओपनिंग है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है। वेजाइनल ओपनिंग जो है, सर्विक्स जो है, वो प्लेसेंटा के द्वारा पूरा ढका हुआ है। अब इस रास्ते से बच्चा बाहर नहीं आ सकता, यानी कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्लेसेंटा प्रीविया होने के बाद इमीडिएटली सिजेरियन सेक्शन का डिसीजन लेना सही ऑप्शन नहीं है। हमें क्लाइंट की, बच्चे की कंडीशन देखनी पड़ेगी, कितने उम्र का गेस्टेशनल एज है ये देखना पड़ेगा, उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है प्लेटलेट इन्फ्यूजन। प्लेटलेट्स की कमी इस कंडीशन में कहीं भी नहीं देखी जाती, प्लेटलेट्स का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन वन बिल्कुल सही ऑप्शन है। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन आइडेंटिफाई होती है तो उसके लिए तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। सबसे पहले तो जैसे ही प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन आइडेंटिफाई हुई, पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए कह दीजिए। उसके बाद पेशेंट की बॉडी में हाइड्रेशन लेवल को हमें मेंटेन करना है, यानी कि पेशेंट में लगातार फ्लूइड को मैनेज करते रहना है। इसके अलावा क्लाइंट में ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, मॉनिटर ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, इस चीज की लगातार मॉनिटरिंग करनी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन कंटेनिंग HCG इज एन इंपॉर्टेंट साइन ऑफ। अगर किसी क्लाइंट के यूरिन में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन प्रेजेंट है तो ये हमें क्या बताता है? मेनिंजाइटिस, एक्यूट रीनल फेलियर, प्रेगनेंसी या फिर रीनल ट्यूमर? द राइट आंसर इज
प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अगर किसी वुमेन में यूरिन के अंदर HCG हार्मोन प्रेजेंट रहता है तो ये हमें प्रेगनेंसी को बताता है। ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG की फुल फॉर्म है ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यूपीटी टेस्ट के द्वारा यूरिन में इसकी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। जो मार्केट में प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आते हैं वो सभी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट कहलाते हैं। इसी किट के द्वारा यूरिन में HCG है या नहीं इसे आइडेंटिफाई किया जाता है। HCG हार्मोन प्रेगनेंसी होने पर कंसीव होने के 10 दिन बाद ब्लड में देखा जा सकता है। ब्लड यूरिन और ब्लड दोनों में देखा जा सकता है। इसलिए जनरली हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है उसे 10 दिनों बाद करने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट इंक्रीज द क्लाइंट्स रिस्क ड्यूरिंग ECT। अगर किसी डिप्रेशन वाले मरीज को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाने वाली हो तो किस कंडीशन के कारण इसमें रिस्क बढ़ जाता है। ऑप्शन ए डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीजेज होने पर, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होने पर, रिसेंटली मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का अटैक अगर हुआ है तो, या फिर पेशेंट द्वारा मल्टीपल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो। सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस कंडीशन के अंदर आप इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी नहीं दे सकते। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या हार्ट अटैक होने पर आप कभी भी ECT नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर क्लाइंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है तब भी आप ECT नहीं दे सकते। Next question. The nurse is caring for a client scheduled for removal of pituitary gland. The nurse should be particularly alert for. किसी क्लाइंट में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूव करनी है, इस रिमूवल के लिए कौन सा फाइंडिंग होने पर हमें अलर्ट रहना चाहिए। नेजल कंजेशन, एब्डोमिनल टेंडरनेस, मसल टिटेनी, ओलिग्यूरिया। किसी भी क्लाइंट में पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए तो इसके बाद क्लाइंट में कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसके लिए एज अ नर्स हमें लगातार तैयार रहना चाहिए, ऑब्जर्वेशंस करने चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन माना जाएगा, नेजल कंजेशन। जब भी हम पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करते हैं तो उसके लिए ट्रांस स्पेनॉइडल अप्रोच यूज की जाती है। नोट करिएगा, ट्रांस स्पेनॉइडल अप्रोच। ट्रांसस्पेनॉइडल अप्रोच यूज की जाती है, यानी कि हम इक्विपमेंट को नोज से इंसर्ट करके पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं और फिर इसे रिमूव किया जाता है। अगर आपने नोज के रूट से इक्विपमेंट को इंसर्ट किया है तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ी बहुत कोई इंजरी हो जाए और इस इंजरी के होने के बाद क्लाइंट में नेजल कंजेशन हो सकता है और इस नेजल कंजेशन के कारण क्लाइंट का जो रेस्पिरेशन है वो प्रभावित हो सकता है। क्लाइंट में रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस प्रकार की सर्जरीज के बाद हमें नेजल कंजेशन के लिए अलर्ट रहना चाहिए। Next question. The maximum volume of air that can be expired after a maximum inspiratory effort is called.
अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जितना वो गैस इन कर सकता था, इंस्पायर किया जा सकता था, करता है, और फिर जितना वो मैक्सिमम वॉल्यूम एक्सपायर कर सकता है, हवा बाहर छोड़ सकता है, उतनी छोड़ता है, तो इसे आप क्या कहेंगे? मैक्सिमम इंस्पायरेशन देन मैक्सिमम एक्सपायरेशन क्या कहलाएगा? टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। अगर किसी क्लाइंट के द्वारा मैक्सिमम एयर को इनहेलेशन किया जाए और फिर मैक्सिमम एयर को एक्सेल किया जाए तो ये कंडीशन वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है तो आप बताएंगे 4800 ml, यानी कि 4800 ml वाइटल कैपेसिटी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. A has been diagnosed with bone cancer. You know this type of cancer is classified as। किसी पेशेंट को बोन कैंसर हो गया है। अब आपको इस बोन कैंसर को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। कार्सिनोमा, लिम्फोमा, मिलेनोमा या फिर सार्कोमा। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन 1 की, कार्सिनोमा। अगर हमारे शरीर के किसी ऑर्गन की एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर कैंसर हो जाए तो ये कंडीशन कार्सिनोमा कहलाती है। किसी भी ऑर्गन की एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर हुआ कैंसर जो है कार्सिनोमा कहलाता है। ऑप्शन 2 के अंदर बताया गया लिम्फोमा क्या है? लिम्फोमा बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम से संबंधित, यानी कि लिम्फ नोड। अगर किसी क्लाइंट में लिम्फ नोड्स के अंदर कैंसर हो जाए तो ये कंडीशन लिम्फोमा कहलाती है। थर्ड हम बात करते हैं मिलेनोमा। मिलेनोमा क्या है? मिलेनोमा बेसिकली एक प्रकार का स्किन कैंसर है और इसके अंदर जो मिलेनोसाइट सेल्स होती हैं वो प्रभावित होती हैं। दिस इज द कैंसर ऑफ मिलेनोसाइट्स। ये मिलेनोसाइट सेल्स का कैंसर है। अब फाइनली हमारे पास बच जाता है ऑप्शन 4 और यही बिल्कुल सही जवाब है, सार्कोमा। आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर किसी क्लाइंट के अंदर कैंसर या ट्यूमर बोन, मसल या कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि ब्लड को प्रभावित करे तो ये इस प्रकार का जो कैंसर है उसे हम सार्कोमा के नाम से जानते हैं। बोन, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि ब्लड आदि में होने वाला कैंसर या ट्यूमर सार्कोमा कहलाता है। मिलेनोमा स्किन कैंसर है, मिलेनोसाइट्स के द्वारा होता है। लिम्फोमा लिम्फ नोड का कैंसर है और कार्सिनोमा जो है वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स की एपिथेलियल लेयर को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। If a blood pressure curve is too narrow or wrapped too loosely, the blood pressure reading will be। अगर किसी क्लाइंट का ब्लड प्रेशर लेते समय आप बहुत ही सकरा नैरो कफ यूज करते हैं और इसे बिल्कुल ढीला ढाला सा बांधते हैं तो इससे जो ब्लड प्रेशर रीडिंग आएगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके ऑप्शंस हैं डिपेंड ऑन एग्जामिनर्स हियरिंग एक्यूटी। ऐसा करने से पेशेंट कितना सुन पाता है उस पर निर्भर करेगा। डिफिकल्ट टू हियर बिकॉज साउंड विल बी मफल्ड।
हम बीपी का जो साउंड आता है, कोर्सोकॉफ साउंड आता है, उसे सुन नहीं पाएंगे। या फिर ऑप्शन सी, फॉल्स रीडिंग आएगी और लो रीडिंग आएगी। ऑप्शन डी, फॉल्स रीडिंग आएगी और हाई रीडिंग आएगी। दो सिचुएशंस होती हैं। अगर आप नैरो बीपी कर्व यूज करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, गलत रीडिंग आएगी और हाई रीडिंग आएगी। गलत रीडिंग आएगी और हाई रीडिंग आएगी। फॉल्स एंड हाई। और अगर वाइड बीपी कर्व आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर फॉल्स रीडिंग आएगी यानी गलत बीपी रीडिंग आएगी, और लो रीडिंग आएगी यानी कि जितना बीपी है उससे हमें कम रीडिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when planning discharge teaching for a young adult, the nurse should include the potential health problems common in this age group. What should the nurse include in this teaching plan? आप किसी यंग अडल्ट एज के पर्सन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं और डिस्चार्ज टीचिंग दे रहे हैं। इस एज ग्रुप के लोगों में, इस एज ग्रुप के अडल्ट्स के अंदर कौन सी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप टीचिंग प्लान के अंदर इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड करना चाहेंगे? आप कहेंगे कि किडनी डिस्फंक्शन का ख्याल रखें, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से बचें, ग्लूकोमा जैसी आई प्रॉब्लम से बचें, या फिर एक्सीडेंट्स आदि से खुद को बचाएं। यंग अडल्ट एज, यहां पर गौर कीजिएगा, यंग अडल्ट एज ग्रुप के लोगों में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है ये आपको बताना है। देखिए, वन बाय वन सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन वन की। किसी भी एज ग्रुप के अंदर किडनी डिजीजेज हो सकते हैं। ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि ओल्ड एज में किडनी डिजीज होगा या चिल्ड्रन को होगा या अडल्ट को होगा। ये कभी भी नहीं कहा जा सकता। किडनी डिस्फंक्शन एज से रिलेटेड नहीं है। सेकंड, हम बात करते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो हैं मिडिल अडल्टहुड में देखने को मिलते हैं। जब आदमी की उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है, यानी मिडिल अडल्टहुड एज में होता है, तो उस दौरान कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होने की संभावना रहती है, ना कि अडल्ट एज ग्रुप के अंदर। सो ऑप्शन टू भी गलत है। अब बात की जाती है आई प्रॉब्लम्स जैसे कि ग्लूकोमा। ग्लूकोमा डिजीज में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है 21 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाता है, और इस बढ़े हुए प्रेशर के कारण ऑप्टिक नर्व पर दबाव पड़ता है और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, जिसके कारण पर्सन जो है ब्लाइंड हो जाता है। ये डिजीज जनरली ओल्ड एज में देखने को मिलती है, ना कि यंग अडल्टहुड एज के पर्सन्स के अंदर। तो फाइनली आपके पास ऑप्शन नंबर 4 बचा है। यही बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। यंग अडल्ट एज के अंदर एक्सीडेंट्स होना बहुत नॉर्मल चीज है, क्योंकि जब बच्चा यंग अडल्ट एज ग्रुप में होता है तो इसके अंदर इमैच्योर जजमेंट और इम्पल्सिविटी देखने को मिलती है। याद रखिएगा, दो टर्म्स हैं, इमैच्योर जजमेंट एंड इम्पल्सिविटी। यानी कि बच्चे के दिमाग में कोई भी चीज आई, कोई भी इम्पल्स आया, वो बिना सोचे समझे उसको करने लग जाता है।
इस वजह से एक्सीडेंट्स होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ ब्रेन दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम इज, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट पोस्चर को मेंटेन करवाता है, बॉडी पोस्चर के मेंटेनेंस हेतु आवश्यक माना जाता है? मेड्यूला, सेरिबेलम, सेरिब्रम, थैलेमस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सेरिबेलम हमारी बॉडी में बॉडी पोस्चर को मेंटेनेंस करवाने और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को करवाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए आवश्यक माना जाता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में सभी वाइटल सेंटर्स होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन सेंटर, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर आदि। सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और थैलेमस को हम रिले सेंटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which term best describes fetal descent during labor? लेबर प्रोसेस के दौरान बच्चे का डिसेंट होना किस टर्म द्वारा बताया जाता है? डायलेशन, स्टेशन, पोजीशन, प्रेजेंटेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। डिलीवरी के दौरान बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो इस्चियल स्पाइन से कितना ऊपर है, या इसके लेवल पर है, या इसे क्रॉस करके नीचे जा चुका है, इस बिहाफ पर हम बच्चे इसे ही हम स्टेशन के नाम से जानते हैं। आइए इसे एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो जीरो डिनोट किया गया है वो स्पाइनल इस्चियल स्पाइन की लोकेशन है। इट इज द लोकेशन ऑफ इस्चियल स्पाइन। पेल्विस में इस्चियल स्पाइन की लोकेशन को हम जीरो मानते हैं। और मान लीजिए ये बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट है, मान लीजिए बच्चे का सर है। अगर बच्चे का सर इस्चियल स्पाइन से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज दी गई हैं सभी सेंटीमीटर्स के अंदर हैं। अगर बच्चे का सर इस्चियल स्पाइन से 5 सेंटीमीटर ऊपर है तो हम कहेंगे कि अभी स्टेशन -5 है, यानी बच्चा अभी इस्चियल स्पाइन तक नहीं पहुंचा है, 5 सेंटीमीटर दूर है। थोड़े समय बाद वापस एग्जामिनेशन करने पर बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट यदि -2 पर आ जाता है तो हम कहेंगे कि स्टेशन -2 है, यानी बच्चा अभी इस्चियल स्पाइन से ऊपर है और 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जैसे ही बच्चे का सर या प्रेजेंटिंग पार्ट जो भी हो इस्चियल स्पाइन पर पहुंचता है तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इट इज स्टेशन 0। जैसे ही बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट इस 0 स्टेशन को क्रॉस करता है, 1 या 2 पर पहुंचता है, हम कहते हैं कि +2 स्टेशन है, यानी कि बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट अब इस्चियल स्पाइन को क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है। तो याद रखिएगा -5 से लेकर +5 तक स्टेशंस होते हैं और ये बच्चा कितना डिसेंट हुआ है नीचे इस चीज को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, all are high risk factors for endometrial carcinoma except, आपको यहाँ पर एंडोमेट्रियल कैंसर का कौन सा कॉज नहीं है ये बताना है।
किस पेशेंट में या किस कंडीशन के कारण एंडोमेट्रियल कैंसर नहीं होता? ओबेसिटी, मल्टीपैरिटी, डायबिटीज या एक्सोजीनस एस्ट्रोजन? एंडोमेट्रियम यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग है और प्रेगनेंसी के दौरान इसे डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन टू। ऑप्शन टू इज द करेक्ट चॉइस। मल्टीपैरिटी यानी कि अगर किसी वुमेन ने कई बार प्रेगनेंसी अचीव की है तो उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर होना कम देखा जाएगा। अगर किसी क्लाइंट की यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर यानी एंडोमेट्रियम में कैंसर होता है तो ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कहलाता है। और जनरली एंडोमेट्रियम कैंसर एस्ट्रोजन से जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा उतना ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। एस्ट्रोजन एक्सपोजर इंक्रीज चांसेस। एस्ट्रोजन जितना ज़्यादा वुमेन के बॉडी में रहेगा वहां पर एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। जो वुमेन्स ओबेस होती हैं उनके एडिपोज सेल्स के अंदर एस्ट्रोजन का भी डिपोजिशन देखा जाता है, इसलिए उनमें ओबेसिटी के कारण एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज के पेशेंट में भी एस्ट्रोजन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है जिससे एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। और अगर किसी वुमेन को एक्सोजीनस बाहर से एस्ट्रोजन दिया जा रहा है तो भी उसमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो 1, 3 and 4 all are the risk factors, but option 2 is not. Next question. Most common lung cancer seen in non-smokers. जो लोग स्मोकिंग नहीं करते, धूम्रपान नहीं करते, उनमें कौन सा लंग कैंसर सबसे ज़्यादा होता है? एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा या फिर स्मॉल सेल कार्सिनोमा? The right answer is option 1. नॉन स्मोकर्स में मोस्ट कॉमन लंग का कैंसर है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन लंग कैंसर सीन इन नॉन स्मोकर्स। इसके अलावा बात की जाए तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा लंग्स में चार टाइप से कैंसर को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ सेल। लंग्स की सेल्स में कैंसर की प्रेजेंस के हिसाब से चार प्रकार के कैंसर्स बताए जा सकते हैं। पहला है एडिनोकार्सिनोमा, दूसरा आता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, इसे आप एपिडर्मोइड के नाम से भी जानते हैं, इसे आप एपिडर्मोइड कार्सिनोमा के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है लार्ज सेल कार्सिनोमा, इसे आप एनाप्लास्टिक कैंसर भी कह सकते हैं, एनाप्लास्टिक कैंसर। फिर आता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा, बेसिकली ये ओट सेल से रिलेटेड है। इस प्रकार से चारों टाइप्स के कैंसर्स होते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।